आज के क्लास में हम लोग बीएड 2021 प्रवेश परीक्षा की स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे और इसी क्रम में सिलेबस को समझेंगे और साथ ही पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न पत्र का डिटेल एनालिसिस करके उन चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि बीएड के सिलेबस में कुल 5 सेक्शंस हैं और इन 5 सेक्शन से कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक सेक्शन का एनालिसिस करते हुए चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में आज का हमारा क्लास जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर फोकस्ड होगा और आज के क्लास में हम लोग बीएड 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्रों का डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, ताकि उसी स्ट्रेटजी के अनुसार हम लोग आगे की तैयारी करें और एक एक सवाल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। और इसी प्रकार का सीरीज में पूरे तैयारी के लिए लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों की बेहतर समझ बने और डिटेल एनालिसिस करने के साथ साथ आगामी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ और पूरे सीरीज को ज़रूर वॉच करेंगे। तो हमारा आज का ये क्लास पहले सेक्शन जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आधारित है और इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न पत्र का डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके कि किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अनुसार आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनानी है आगामी परीक्षा के लिए। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आप सबसे पहले ये समझें कि जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मुख्य टॉपिक्स हैं उसमें पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये सेक्शन जो है, यदि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है तो 2 पैसेज दिए जाएंगे, अनसीन पैसेज होंगे जिसे पढ़ करके आपको उसका आंसर देना होगा और इसी में 15 प्रश्न आपके पूरे कर दिए जाते हैं। और अगर पैसेज नहीं दिया जाता है तब आपको इन सारे टॉपिक से सवाल दिए जाएंगे। इसमें कंजंक्शन प्रीपोजिशन से फिल इन द बॉक्स या फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टॉपिक रहता है, जिसमें कंजंक्शन या प्रीपोजिशन को फिलअप करना होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उससे सवाल रहेगा। दूसरा टॉपिक है सिनोनिम्स से यानी कि सेम वर्ड मीनिंग से, और इसके बाद एंटोनिम्स का टॉपिक है यानी कि अपोजिट वर्ड्स आपको फिलअप करना होगा। स्पेलिंग एरर का कभी कभी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए पिछले वर्ष यानी कि 2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, सबसे पहले हम लोग उसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके, आप समझ सको कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और आपके सामने पहला सवाल ये रहा स्क्रीन पे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और पहला सवाल है कि वर्क हार्ड, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है इन 4 ऑप्शंस में, यू शुड फेल, अदरवाइज लेस्ट और इल्स। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही कौन सा करेक्ट है ये आपको फिल करना है। तो ये देखिए कंजंक्शन का पार्ट है। ठीक है, इसमें कंजंक्शन को भरना है, तो इसमें कौन सा कंजंक्शन फिट होगा ये आपको समझना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम कीजिए, कठिन परिश्रम करो। यू शुड फेल, उसके बाद कौन सा कंजंक्शन इन दोनों सब वाक्यों को जोड़ेगा, यू शुड फेल। ठीक है, तुम असफल हो जाओगे। अदरवाइज या फिर लेस्ट या फिर और या फिर एल्स, कौन सा सही होगा? तो इसमें बी, ऑप्शन बी सही है, लेस्ट। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस की बात करें तो कंजंक्शन लेस्ट इज़ यूज्ड टू डिनोट द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग अनडिजायरेबल और टू अवॉइड द रिस्क। यानी कि कंजंक्शन लेस्ट का प्रयोग उस स्थान पे होता है जहाँ पे आपको किसी चीज़ को करने से प्रिवेंट करना है, बचना है। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटेंशन दिखा रहा है। ठीक है, इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग अनडिजायरेबल, वैसी चीज़ें जो अनडिजायरेबल हो, जिसकी इच्छा आपने नहीं की हो, उससे आपको बचना है, तब लेस्ट कंजंक्शन का प्रयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डिटेल एनालिसिस भी देखते चलेंगे ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। दूसरा सवाल है
एट लास्ट ही एल्डेड डैश द टेम्पटेशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन का सवाल आ गया। अब इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे उपयुक्त है ये आपको बताना है। फॉर, अबाउट, टू, विद। एट लास्ट ही एल्डेड टू द टेम्पटेशन, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा टू। आप यहाँ पे डिटेल एनालिसिस देख सकते हो। द फ्रेजल वर्ब yielded to means to agree to do something that you do not want to do और should not do। कहता है कि यह फ्रेजल वर्ब है। yielded to जो है एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि वैसी चीज़ों को करने के लिए सहमत हो जाना, राज़ी हो जाना जिसे करने की इच्छा नहीं हो या फिर आप नहीं करना चाहते हो। यू डू नॉट वांट टू डू। आखिरकार वह लोभग्रस्त हो गया। इसकी हिंदी हम लोग करना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आखिरकार वह लोभग्रस्त हो गया या आखिरकार वह प्रलोभन की ओर आकर्षित हो गया। yielded to द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, लोभ इत्यादि। तो एट लास्ट का मतलब हुआ आखिरकार। ही yielded to द टेम्पटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन उपयुक्त है, सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए अगला सवाल है वी सेल्ड डैश द रिवर इन, ऑन, एट, डाउन। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे उपयुक्त है ये आपको बताना है। वी सेल्ड डाउन द रिवर होता है, ठीक है। हम लोग नदी की ओर रवाना हुए या हम लोग नदी में नाव खेने उतरे। सेल डाउन, सेल का मतलब होता है नाव खेना, नाव चलाना, ठीक है। जब नदी में नाव चलाने की बात आती है तो वहाँ पे अंग्रेजी में SAIL सेल का प्रयोग किया जाता है। तो द प्रीपोजिशन डाउन मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल। व्याकरण के परिप्रेक्ष्य से और जो यहाँ पे कंटेक्स्ट है, ठीक है, उसके अनुसार डाउन प्रीपोजिशन यहाँ पे सही है। वी सेल्ड डाउन द रिवर यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है। अगले सवाल की ओर बढ़ें और यहाँ पे डायरेक्शन देख लें। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाय अल्टरनेटिव मीनिंग्स ऑफ विच ओनली वन इज़ करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि अल्टरनेटिव मीनिंग आपको ढूंढना है, ठीक है, यानी कि समानार्थक शब्द ढूंढना है, साइनोनिम्स ढूंढना है या एक समान अर्थ वाले शब्द को ढूंढना है। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। अब यहाँ पे इररिलेवेंट का अल्टरनेटिव वर्ड मीनिंग आपको चुनना है। रीजनेबल, मीनिंगफुल, नॉट बीइंग टू द पॉइंट और यूज़फुल। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत, बेमतलब का। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, नॉट बीइंग टू द पॉइंट, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हो। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। रीजनेबल, मीनिंगफुल, नॉट बीइंग टू द पॉइंट, यूज़फुल। इसमें से नॉट बीइंग टू द पॉइंट होगा क्योंकि इररिलेवेंट का मतलब होता है बेमतलब का या अप्रासंगिक, असंगत, ठीक है। यदि आप लोग हमारे इस PDF नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोगों को एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इन सारे PDF नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। अगला सवाल है वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे गिव अप का तात्पर्य क्या है। गिव अप का अल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे कौन सा होगा। क्रिएट, लीव, कंटिन्यू, कीप अवे। तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इनमें से कौन से ऑप्शन में इसका अर्थ परिलक्षित हो रहा है। क्रिएट का मतलब बनाना, तो ये नहीं होगा। लीव का मतलब छोड़ देना, यहाँ पे लीव है, LEAVE। LIVE रहता तो नहीं होता, LIVE का मतलब रहना, LEAVE लीव का मतलब छोड़ देना या त्याग देना। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका भी आंसर भी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। द फ्रेज गिव अप मीन्स टू लीव और टू अवॉइड। गिव अप एक मुहावरा है और इसका तात्पर्य होता है छोड़ देना या दूर रखना, त्याग देना। अगला सवाल है सरदार पटेल वाज आयरन मैन। अब यहाँ पे आयरन मैन का अल्टरनेटिव वर्ड क्या होगा ये समझिए। लिबरल मैन, ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, एंग्री मैन, नॉट केयरिंग। तो आयरन मैन का मतलब होता है दृढ़
प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति। ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन, यहाँ पे राइट आंसर है बी। आयरन मैन इज़ द सिंबल ऑफ ए मैन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, आयरन मैन जो है एक सिंबल है, एक प्रतीक है, ए फर्म डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति का प्रतीक है, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, तो इसको हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है द बॉय वाज नॉक्ड डाउन बाय ए ट्रक। अब यहाँ पे नॉक्ड डाउन का तात्पर्य क्या हुआ? कहता है कि लड़के को एक ट्रक ने धक्का दे दिया, नॉक्ड डाउन, कुचल दिया। ठीक है, वॉश्ड अवे मतलब धुल जाना, ये नहीं होगा। रिमूव्ड, हटा दिया, ये भी नहीं होगा। क्रश डाउन, कुचल दिया, ये सही है। पुश्ड का मतलब तो ऐसे धक्का देना, हाथ से धक्का देना, उसको पुश्ड कहते हैं, तो ये नहीं होगा। हमारा सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। द फ्रेजल वर्ब नॉक डाउन मीन्स टू स्ट्राइक टू द ग्राउंड विथ और एज इफ विद ए शार्प ब्लो। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन क्रश डाउन इज द करेक्ट आंसर। कुचल देना या गिरा देना इसका तात्पर्य होता है। अगला सवाल है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू सस्पेक्ट, टू रीड केयरफुली, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, टू डू यूजलेस थिंग्स। इन चारों में से कौन सा सही तात्पर्य होगा टू रीड बिटवीन द लाइन्स का? तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स, पंक्तियों के बीच को पढ़ना, यानी कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, लेखक के द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं। ठीक है, हिडन मीनिंग है, उसमें जो गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है उसे समझना इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। द फ्रेज, यह एक फ्रेज है, मुहावरा है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, लेखक के छिपे अर्थ को समझना। डायरेक्शन देख लेंगे अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले। फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स, यानी कि अब यहाँ पे आपको एंटोनिम्स चुनना है, अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द चुनना है। द सोल्जर वाज काइंड, सोल्जर यानी कि सैनिक दयालु था। अब दयालु का उल्टा क्या होगा? तो दयालु का उल्टा आप सभी को पता होगा, निर्दयी होता है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही है, क्रूएल। क्रूएल मीन्स निर्दयी। अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न है द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। हैप्पी मीन्स खुश, है ना, शिक्षक छात्र से खुश थे। तो हैप्पी का उल्टा क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगला डायरेक्शन देख लेंगे। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग। कहता है कि यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चुनना है। ठीक है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इसे हम लोग कहते हैं। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, वैसे जीव, वैसे जानवर जो ग्रास यानी कि घास, साग सब्जी पे जीवित रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं, है ना। शाक खाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? हर्बीवोरस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, वैसे जीव जो थल और जल दोनों पे रह पाते हैं क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जीव जो जल में रहते हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। एक्वेरियन, एक्वेरियन का मतलब होता है कुंभ राशि वाला व्यक्ति, तो ये भी सही नहीं है। एम्फीबियस, एम्फीबियस का मतलब होता है उभयचर, यानी कि थल और जल दोनों पे रहने वाला जानवर या जीव, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हाइबरनेटर है। हाइबरनेटर का मतलब होता है शीत निद्रा में रहने वाला जीव, जैसे मेढक, छिपकली इत्यादि जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसका आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगला सवाल है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, यानी कि अनेक पत्नियों को रखने का रिवाज, ये क्या कहलाता है? तो जब मैंने पहली बार इस सवाल को देखा था तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने गेस किया कि इसका क्या हो सकता है। और आप इस टेक्निक को समझने का प्रयास करो कि कैसे हम गेस करके सही आंसर ढूंढ सकते हैं। मैंने गेस कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे है पॉलीगैमी, इसके बाद है मोनोगैमी, फिर है बाईगैमी, फिर है मैट्रिमोनी। अब इन चार में से मुझे मैट्रिमोनी का पता था। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिकी। मैट्रिमोनियल से आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्र में विज्ञापन आता है
वर पक्ष का, वधु पक्ष का, तो वो मैट्रिमोनी कहलाता है। तो ये तो नहीं है, मैंने इसे काट दिया। अब इसके बाद मैंने दिमाग लगाया यहाँ पे कि इस वर्ड के साथ मोनो लगा हुआ है। मोनो का मतलब होता है एक, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो वहाँ पे एक होता है, मोनो का मतलब एक। यहाँ पे बाई लगा हुआ है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। और पहला है पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है बहु। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, पॉलीगैमी। और पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से अधिक पत्नियों को रखने का रिवाज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, ए थिंग विच इजली कैचेज फायर, वह वस्तु जो आसानी से आग पकड़ लेती है क्या कहलाती है? फ्लोरोसेंट, इनफ्लेमेबल, इम्पेशेंट, वायली। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, इनफ्लेमेबल, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ इसे कहते हैं, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल। अगला सवाल है, एन अनमैरिड मैन, एक अविवाहित व्यक्ति क्या कहलाता है? बैचलर, मेजर, मास्टर, सॉरी यहाँ पे मैटर हो गया मिस्टेक से, मास्टर, फ्री। तो पहला ऑप्शन सही है, एक अविवाहित व्यक्ति को बैचलर कहा जाता है। अगर यहाँ पे सवाल रहता एन अनमैरिड वूमन, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता, क्या सही होता? एस्पिनिस्टर, ठीक है, उसको कहते हैं एस्पिनिस्टर। अब ये 15 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। हालांकि ये जो 5 सेक्शंस हैं इनके ऊपर सीरीज आएगा, आप लोग बने रहेंगे, पूरे सीरीज को वॉच करेंगे ताकि आप डिटेल एनालिसिस के साथ समझ सको चीज़ों को। और प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा जिससे आप लोगों की आगामी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके।